नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, न्यूरोलॉजी से संबंधित। क्या वो विषय है? उस विषय का नाम है मिर्गी रोग। उसको एपिलेप्सी भी कहते हैं या सीजर डिसऑर्डर भी बोलते हैं। मिर्गी रोग क्या चीज है और इसके क्या लक्षण होते हैं? तो मिर्गी एक असामान्य तरंग की उत्पत्ति है ब्रेन में। अब हम वापस वहीं पे चले जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ब्रेन के विभिन्न भाग विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए दायित्व लेते हैं। जैसे कि दाहिने हाथ के लिए एक एरिया है बाएं तरफ ब्रेन में, उसी तरह बाएं हाथ के लिए दाहिने तरफ एरिया है। हमारे बोलने के लिए एरिया है, सोचने के लिए एरिया है। उसके अलावा कुछ बात समझने के लिए, देखने के लिए, सब चीजों के लिए विभिन्न जगहें ब्रेन में निर्धारित है और वहां से तरंगें उत्पन्न होती हैं, तभी हम वो कार्य को संपन्न कर पाते हैं। तो अब अगर ये सामान्य जब हम लोग तरंगों की उत्पत्ति होती है, तो जैसे बाएं तरफ अगर सामान्य तरंगों की उत्पत्ति होगी तो वो तरंगे ब्रेन स्टेम से लेके, एक ब्रेन स्टेम भाग होता है हमारे गर्दन में, उससे नीचे सर्वाइकल कॉर्ड जो होता है हमारा, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड, वहां से लेते हुए हाथ में आ जाती है और इस तरह से हम दाहिने हाथ को चला पाते हैं। अब अगर वहां से कभी असामान्य तरंगे होने लगी, यानी कि हमारी इच्छा के विरुद्ध या हमारी इच्छा के बिना अगर वहां से तरंगे उत्पन्न हो गई, तो अचानक से हाथ में झटके आने लगते हैं और उसको हम लोग मिर्गी रोग कहते हैं। अब सवाल है कि जो सामान्य तरंगे होती हैं वो क्या? तो सामान्य तरंगे जैसे कि अगर हम खुद से चाहते हैं कोई चीज करना, जैसे हम बोलना चाहते हैं, हम हाथ पकड़ना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, तो वो एक सामान्य तरंगे उत्पन्न हुई। और अगर असामान्य तरंगे कहीं से आके उत्पन्न हो जाती हैं, तो उसके वजह से एक तरंग असामान्य उत्पत्ति होती है और उसी को हम लोग मिर्गी कहते हैं। कैसे वो मिर्गी होता है? तो जैसे मान लीजिए ब्रेन में कोई ट्यूमर हो गया, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो जो सामान्य तरंग जो उत्पत्ति हो रही थी या जो होना था सामान्य तरंग, वो सामान्य तरंग उत्पत्ति नहीं हो पाती है। वो अचानक से गलत तरंगे आ जाती हैं और कई बार ये तरंगे एक जगह होती हैं और कई बार ये तरंगे पूरे ब्रेन में फैल जाती हैं, जिसको हम लोग समझाने के लिए आपको कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट का मतलब यह है कि वो तरंगे जो असामान्य तरंगे हैं वो पूरे ब्रेन में फैल जाती है। तो जैसे अगर दाहिने हाथ में फैला तो दाहिना हाथ में कंपन आ जाएगा। फिर उसी तरह से अगर बाएं हाथ में फैल गया, यानी कि दाहिने तरफ ब्रेन में अगर वो तरंगे चली गई, तो बाएं हाथ में कंपन उत्पन्न हो जाएगा। उस तरह से कई बार अगर आवाज जहां से निकलती है वहां चली गई तो आवाज निकलने लगेगी। तो कई बार आपने देखा होगा मरीज हाथ पैर से टाइट कर लेते हैं, आंखें उलट जाती हैं और ऐसे आवाज करके आती है लोगों को। तो ये मिर्गी होता है। ये मिर्गी बेसिकली के लक्षण कई एक हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि जहां ये असामान्य तरंगे उत्पन्न होंगी उस तरह के लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए समझने की जरूरत है कि कोई जरूरी नहीं है कि मरीज का चारों हाथ पे टाइट हो और आंखें उलट जाएं, जीभ कट जाए तभी मिर्गी होती है। मिर्गी कई बार एक हाथ में कंपन भी मिर्गी हो सकती है। कई बार सिर्फ आवाज निकलती है, आंख उलट जाती है और एक हाथ में कंपन होती है। कई बार ऐसा होता है मरीज चुप रह जाता है, यानी कि सोचने की समझने की शक्ति जहां से ब्रेन में होती है वो तरंगे, उस जगह की तरंगे सामान्य हो जाती हैं और उसके वजह से आदमी के सोच में फर्क पड़ जाता है, सोच नहीं पाता है आदमी। तो उसके वजह से आप कुछ बोलेंगे तो मरीज चुप रहेगा, आंखें फाड़ फाड़ के देखेगा लेकिन समझ नहीं पाएगा क्या है। वो भी एक मिर्गी का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा देखने में कठिनाई हो सकती है, अचानक से तारे सामने दिखने लग सकते हैं। अगर देखने की जो जगह है, जो ब्रेन में निर्धारित जगह है देखने के लिए का रोल जो प्ले करती है, वहां पर अगर क्या कहते हैं कुछ असामान्य तरंगे हो जाएं तो उसके वजह से ये सारे लक्षण, तो कुल मिला के लक्षण कई एक हो सकते हैं। जैसा मैंने बताया, फिर से एक बार बता रहा हूं, एक हाथ और एक पैर टाइट हो जा सकता है, या सिर्फ एक हाथ और एक मुंह एक तरफ मुड़ जा सकती है। उसके अलावा दूसरी तरफ एक हाथ टाइट हो सकती है और हाथ पैर दोनों मुड़ जा सकता है। उसके अलावा एक तरफ शरीर के आधे हिस्से में अचानक से झंझनाहट हो सकती है बार बार। उसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे कि जो सबसे कॉमन है, जिसमें कि चारों हाथ पैर टाइट हो जाता है, आंखें उलट जाती हैं और झाग निकलने लगता है। ये सबसे कॉमन है, जिसको हम लोग जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं। लेकिन उसके अलावा और जैसे मैंने बताया कि एक भाग से संबंधित भी हो सकता है, जिसको हम लोग की पार्शियल सीजर बोलते हैं। तो उसमें जैसे कि सिंपल सी, जैसे मैंने बताया कि अचानक से मरीज चुप हो जा सकता है, थोड़ी देर के लिए चुप हो जा सकता है, हाथ पैर थोड़ा टाइट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन मरीज थोड़ी देर के लिए चुप हो जा सकता है। तो ये भी एक मिर्गी का लक्षण हो सकता है। उसके अलावा जो आप कह रहे हैं वो बात
सामने वाले को नहीं समझ में आ रही है, वो भी एक मिर्गी का लक्षण हो सकता है। उसके अलावा व्यवहार में अगर कुछ अचानक से बदलाव हो जो कि कुछ देर के लिए रहे और फिर मरीज ठीक हो जाए, ये भी एक मिर्गी का जो है एक लक्षण हो सकता है। यानी कि व्यवहार कुशलता जहां जो ब्रेन में हमारा जो पार्ट है जिसमें कि व्यवहार कुशलता जो है से संबंधित जो है नसें हैं, वहां पर कोई समस्या अगर हो जाती है तो मरीज की व्यवहार कुशलता जो है वो क्षीण हो जाती है, वो मरीज व्यवहार कुशलता नहीं कर पाता है, रख पाता है, तो वो भी एक मिर्गी का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिसको कि जैसे गर्दन टेढ़ा हो जाना, अचानक से आंख सिर्फ मुड़ जाना, फेस का एक तरफ मुड़ जाना, ये सारी चीजें भी मिर्गी में हो सकती है। अब समझने की बात यह है कि जैसे बच्चे हैं, कई बार बच्चे क्लास में रहते हैं तो एब्सेंस सीजर इसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्लास में पढ़ नहीं पाते हैं। मतलब वो जो टीचर्स होते हैं उनका ये कहना होता है कि आपके बच्चे जो अटेंटिव नहीं है, जो सिखाते हैं वो लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, लर्न नहीं कर पा रहे हैं, दिमाग कहीं और रहता है, वो भी एक एब्सेंस एपिलेप्सी का एक जो है वो लक्षण हो सकता है। कुल मिला के यही सारे लक्षण हैं। अब आ जाते हैं प्रकार में, क्या प्रकार होते हैं, तो फिर वापस वही हम लोग जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि प्रकार भी उसी पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे कॉमनेस्ट प्रकार जो है जिसमें जीटीसीएच जिसको हम लोग बोलते हैं, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसमें क्या होता है चारों हाथ पैर टाइट हो जाते हैं, आंख उलट जाती है और झाग निकलने लगती है। यानी कि पूरे ब्रेन में, पूरे मस्तिष्क में एक जो है एक तरह की शॉर्ट सर्किट हो जाती है। यानी कि एक तरफ से चिंगारी निकली, चिंगारी जब शुरुआत में निकली अगर हाथ की जगह से, तो वहां पहले हाथ जो है टाइट होने लगता है और हाथ में कंपन आ जाता है। उसके बाद वो तरंगे एक तरह का शॉर्ट सर्किट बना देती है जो पूरे ब्रेन में आग लग जाती है एक तरह से, और वो पूरे ब्रेन में आग लगने की वजह से दोनों हाथ टाइट हो जाता है, आंख उलट जाती है, जीभ कट जाती है और जो है मरीज छटपटाने लगता है और आवाजें निकलने लगता है, झाग निकलने लगता है मुंह से। तो ये जो है इसको जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं, सबसे कॉमनेस्ट प्रकार हम लोग को देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा सिंपल पार्शियल सीजर जिसमें कि सिर्फ एक अंग जो है ब्रेन का वो अफेक्टेड होता है, तो उसमें जो है एक हाथ जो है बेसिकली हमारा टाइट हो जाता है, या कई बार एक हाथ और एक पैर भी टाइट हो सकता है। तो ये सिंपल पार्शियल सीजर इसको हम लोग कहते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर होता है जिसमें कि जो सोचने समझने की शक्ति है वो क्षीण हो जाती है और मरीज का कोई एक हाथ टाइट हो सकता है, गर्दन मुड़ सकती है, इसको कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोलते हैं। वो कई एक प्रकार का होता है, उसमें उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एक एब्सेंस एपिलेप्सी होती है जहां की मरीज, जैसा हमने बताया आपको, लर्निंग डिफिकल्टी होती है बच्चों में, ये सारी चीजें भी मिर्गी में हो सकती हैं। अब जो है दूसरे सवाल पर आ जाते हैं कि क्या संभ्रांतियां हैं मिर्गी को लेकर। ये बहुत ही जो है ये आवश्यक विषय है, क्योंकि हमारे समाज में जो है मिर्गी को लेकर कई एक संभ्रांतियां हैं और इसके वजह से कई एक परिवार जो है वो जो है सफर करते हैं। तो क्या वो संभ्रांतियां हैं? तो सबसे पहली संभ्रांति जो है कि मिर्गी जो है वो एक किसी दैविक शक्ति का या भूत प्रेत की बीमारी है, जो भूत चढ़ जाता है, अमावस्या को होता है, और इसमें जो है ओझा या फिर इस तरह के लोगों की जो है मदद लेनी चाहिए, जूता सुहाना चाहिए, झाड़ फूक करना चाहिए। ये सारी बातें गलत हैं। इसमें जरा सा भी आप विश्वास ना करें। कोई भी अगर आपको कहता है कि इसको मिर्गी है, थोड़ा सा इनको ओझा के पास ले जाते हैं, पंडित के पास ले जाते हैं, मौलवी के पास ले जाते हैं, कृपया करके ना करें, क्योंकि ये मिर्गी हो सकता है कि सिंपल बीमारी हो जो कि आप आराम से ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब ये बढ़ जाएगी तो फिर इसको जो है रोकथाम करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और जो है ये जो मिर्गी है ये जो है सिंपल एक बीमारी है जिसको कि हम लोग काफ़ी हद तक जो है इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं और काफ़ी हद तक जो है इसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत जो है ये हाथों में पड़ेंगे तो उसमें काफ़ी जो है दिक्कतें आ सकती हैं, विनाश हो सकता है। अब आ जाते हैं दूसरी संभ्रांति में कि मिर्गी रोग जो है वो एक अनुवांशिक बीमारी है। सब लोग कहते हैं कि भाई इसके घर मिर्गी है, सबको मिर्गी होगी, उस घर में शादी नहीं होती है, पूर्ण तरह अनुवांशिक है, अगर परिवार में सबको होगा और मिर्गी रोग होगा तो उसमें उसकी बुद्धि कम रहेगी, ये सारी चीज़ें रहती हैं, दिमाग में रहती हैं। लोग शादी ब्याह करने से पहले ये पूछते हैं कि भाई आपको मिर्गी आपके इनके परिवार में है या मिर्गी परिवार में रहता है, तो उस घर में शादी करने से हिचकते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत एक धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिर्गी रोग से ग्रसित जो लोग होते हैं वो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि जो है क्या कहते हैं वो कोई उनमें कोई प्रॉब्लम होती है या उनसे शादी करने से बच्चों में आ जाएगा या फिर जो है क्या कहते हैं उससे कोई दिक्कत है, ऐसी कोई बात नहीं है। मिर्गी जैसे कई एक ऐसे लोग हुए हैं विश्व में जो कि मिर्गी रोग से ग्रसित रहे हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा नाम बताऊं, हिटलर, जो वो भी मिर्गी रोग से ग्रसित थे।
उसके अलावा और भी बहुत बहुत, जैसे आइंस्टाइन थे, उनको भी कुछ लोग कहते हैं मिर्गी था। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। अभी हमारे करंट एरा में भी ऐसे लोग हैं जिनको कि मिर्गी रोग है, लेकिन वो एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल अपनी दिनचर्या लीड करते हैं, बड़े लेवल पर रहते हैं। हमारे कई प्रशासक ऐसे हैं, कई साइंटिस्ट्स हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको कि मिर्गी रहा है और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से काम किया, समाज में कंट्रीब्यूशन की, बहुत अच्छा काम किया है। तो ये जो है ऐसा ये सोचने धारणा बिल्कुल ही गलत है कि मिर्गी रोग जो है एक कोई मैंने उसमें जो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनसे शादी में दिक्कत, या फिर उस परिवार में शादी नहीं करना, या फिर उनसे एक जो है एक डिस्टेंस बनाए रखना, ये कोई छुआछूत की रोग नहीं है, कोई आनुवांशिक कोई जरूरी नहीं कि हो। तो इस वजह से मैं ये अपील करता हूं कि जिनको भी मिर्गी है, जो फीमेल्स स्पेशली जिनको मिर्गी है, तो आप जो नॉर्मल परिवार है ऐसा बिल्कुल भी भेदभाव ना करें, क्योंकि वो एक गलत चीज है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने नहीं बताई आपको कि इसके कारण क्या होते हैं। तो मिर्गी रोग के कई एक कारण होते हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे कारण हैं जो कि एक्वायर्ड कारण है, और कुछ जैसा हमने बताया कि अनुवांशिक। अब मैं पहले एक्वायर्ड कारणों पे आ जाता हूं। जैसे सिंपल सी चीज है, आपने सुना होगा कि ब्रेन में कीड़ा हो गया, उसके वजह से मिर्गी हो जाती है। तो ब्रेन में कीड़ा जो है वो गंदे पानी से, या फिर कई बार जो है कम धुले हुए जो है सलाद या फिर चाउमीन वगैरह खाने से होता है। इसको न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस हम लोग कहते हैं, जिसमें कि अनकुक्ड फूड की वजह से होता है। तो इसमें ब्रेन में कीड़ा जो है जम जाता है, और कीड़ा की वजह से जो है वो एक असामान्य तरंग, जो तरंगें नॉर्मली जानी थी उसमें बाधा उत्पन्न होती है, और उसके वजह से जो है मिर्गी आती है। उसके वजह से उसी तरह से ट्यूबरक्यूलोमा होता है, जिसमें कि ब्रेन में टीबी हो जाता है। उसमें भी इस तरह की असामान्य तरंगें जो है उत्पन्न होती हैं, उसके वजह से जो है मिर्गी होती है। ये दो कारण मैं बताया आपको। उसके अलावा ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, विभिन्न कारण हो सकती हैं, कैंसर में भी हो सकता है ये। उसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं जिसको कि हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। तो पहले सिम्प्टोमेटिक सीजर, जिसको हमने कहा सिम्प्टोमेटिक सीजर, तो सिम्प्टोमेटिक सीजर जो होता है उसमें जैसे कारणें होती हैं, जैसे कि ब्रेन में कीड़ा आ गया, उसके अलावा ब्रेन में टीबी हो गया, कई बार स्ट्रोक यानी कि पक्षाघात की वजह से भी जो है वो मिर्गी आ सकता है। उसके अलावा जो है जैसा मैंने बताया कैंसर, या फिर इस तरह की जो है मेटाबॉलिक एब्नॉर्मल, जैसे सोडियम कम जाने की वजह से, वो भी उसमें जो है तरंगों में जो है उत्पत्ति जो होती है उसमें कुछ बाधा उत्पन्न होती है, या अवरोध होता है, या फिर कुछ असामान्य तरंगें उत्पन्न होती है, उस वजह से भी जो है आपको मिर्गी हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत आपने कारण खोजा, आपने एमआरआई देखा वो भी नॉर्मल है, ये देखा वो भी नॉर्मल है, सोडियम देखा वो नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है, फिर भी मिर्गी आ रहा है। तो इसका क्या कारण होता है? इसको बोलते हैं इडियोपैथिक जनरलाइज्ड सीजर। अब उसको जेनेटिक जनरलाइज्ड सीजर भी बोलते हैं, जेनेटिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके जीन में प्रॉब्लम होती है, उस जीन जेनेटिक मेकअप की वजह से कुछ असामान्य तरंगे, आपके बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटीज, आपके रासायनिक जो है कुछ समस्या आपके जो है शरीर में होती है, ब्रेन में होती है, उस वजह से जो है असामान्य तरंगे उत्पन्न होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा मैं पहले भी कहा कि अगर अनुवांशिक का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको है, अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को है तो उनमें होगा, उनके पिता में होगा, उनके दादा में होगा, उनके बच्चों में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके डॉक्टर बताएंगे कि ये चीज जेनेटिक आपका ट्रांसमिट होने वाला है या नहीं होने वाला है। लेकिन काफी हद तक, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ट्रांसमिट नहीं होता है, और अगर ट्रांसमिट होता है तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोलेबल है। इसलिए इस बात को बिल्कुल जो है आप बिल्कुल दिमाग में न बैठाएं कि अगर अनुवांशिक या जेनेटिक जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है तो वो एक पारिवारिक मसला हो गया, सबको रहेगा और सबको होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये गलत जो है, ये एक धारणा है। अब आ जाते हैं रोकथाम और उपचार पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मिर्गी के पहले जो कारण जो होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि मिर्गी में जैसे एक कारण है जो कि जिसमें कि न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, जिसमें कि ब्रेन में कीड़ा उत्पन्न हो जाता है। तो उसमें हम लोग कहते हैं कि मरीज ये एक ट्रीटेबल यानी कि कंट्रोलेबल है, इसका ये प्रिवेंटेबल एपिलेप्सी है, यानी कि इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो हम लोग जो पानी जब हम लोग धोते हैं तो हम लोग साफ पानी इस्तेमाल करें, और अनकुक्ड फूड ज्यादा ना ले। जैसे सलाद वगैरह जो है उसको हम लोग अगर पानी से धोते हैं तो साफ पानी होना चाहिए, और अनकुक्ड फूड जो है हम लोग अवॉइड करें, स्पेशली स्ट्रीट फूड जो होता है, जिसमें कि चाउमीन और इस तरह की चीजें, मोमोज, इन सब में क्या होता है, पत्ता गोभी रहता है, और पत्ता गोभी कई बार क्या होता है अच्छे से नहीं धोता है, वो कुक नहीं होता है, तो वो जो न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस है उसका कीड़ा जो है मरता नहीं है, तो ब्रेन में पहुंच जाता है और उपद्रव मचाने लगता है। उसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस अगर हो जाता है ब्रेन में, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीजें को प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। अब उपचार क्या है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या ये ट्रीटेबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमसे आगे लोग पूछते हैं कि यह मिर्गी रोग कभी ठीक होगा कि ये ठीक होने वाली चीज नहीं है। तो मैं सबको ये कहता हूं कि डायबिटीज जैसी बीमारी है,
डायबिटीज पूछते हैं लोग कि ठीक होता है, हाइपरटेंशन ठीक होता है? आंसर है कि डायबिटीज हाइपरटेंशन के लोग आराम से जिंदगी व्यतीत करते हैं, दवा खानी पड़ती है, कंट्रोल में रहना पड़ता है। ठीक उसी तरह मिर्गी रोग में आपको कंट्रोल में रहना पड़ेगा, आपको दवाइयां खानी पड़ेगी। क्या ड्यूरेशन है दवाई खाने की, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की बीमारी आपको है। अगर कई बार कीड़ा ब्रेन में रहता है तो हम लोग दवाइयां देते हैं, हम लोग जो है 3 से 5 साल तक हम लोग दवाइयां देते हैं कीड़े की, जो कीड़े में जो मिर्गी आती है उसके लिए। और 5 साल जो है दवाई देने के लिए देने के बाद हम लोग कोशिश करते हैं दवाई कम कर देने का और उसके बाद बंद कर देने का। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो कि ड्रग फ्री हो चुके हैं, जो कि दवाई से मुक्ति पा चुके हैं मिर्गी में, और दवाई से जो है मुक्ति पा लेते हैं। उसके अलावा जैसे हमने बताया कि ट्यूबरक्लोसिस होता है, अगर उसको ठीक किया हमने तो मिर्गी, जैसे सोडियम है उसको करेक्ट कर दिया तो वो ठीक हो जाता है। तो मिर्गी किसी को अगर हो गया ऐसा कुछ नहीं है कि उसको जिंदगी भर ऐसा दवाई खानी पड़ेगी। जहां तक बात है इडियोपैथिक जनरलाइज या जेनेटिक जनरलाइज एपिलेप्सी की, जो अनुवांशिक जो होता है, उसमें कई एक बार जो है जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, लेकिन वो भी सब बीमारियों में नहीं, उसमें भी कई एक बीमारियां हैं, एक पूरी लिस्ट है जिसमें कि कुछ गिनती चुनती की ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि जिंदगी भर ड्रग जो है आपको जो है दवाइयां लेनी पड़ती है। लेकिन मित्रों दोस्तों, आप इससे घबराए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए अगर आप दवाई खाएं और कंट्रोल में रहें तो आगे बहुत ही बड़ी विपदा से आप जो है आप निजात पा सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात यहां पर यह है, सामान्य बात यह है कि जैसे अगर आप नहीं खाते हैं दवा, अगर आप कभी आप सीढ़ी से उतर रहे हो, कहीं जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन से उतर रहे हो, बस से उतर रहे हो, कुछ इस तरह की पोजीशन हो जहां की अगर आपकी शरीर अकड़ गई, आप गिर गए, तो आपका जो है ये जानलेवा हो सकता है। उसके अलावा एक सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी, सुडेप हम लोग कहते हैं, तो वो भी चांसेस, जो लोग नहीं खाते हैं दवा ठीक से, उनमें ज्यादा चांसेस रहते हैं ऐसे। तो मेरा ये अपील सब लोगों को है, आप लोगों को, कि मिर्गी की दवा को ना छोड़ें और मिर्गी को जो है कंटिन्यूस दवा को खाते रहें, तो ये बिल्कुल ही कंट्रोलेबल है। 70 to 80% केसेस में जो है सिर्फ दवा से कंट्रोल हो जाता है। बाकी जो 10 से 20% है वो जो है कई बार सर्जरी करनी पड़ती है, और सर्जरी कई एक प्रकार के होते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये खुशी की ये बात है कि 70 to 80% लोग जो है सिर्फ और सिर्फ दवा से जो है ठीक हो जाते हैं। अब चलते चलते बस एक बात कहूंगा कि क्या जो है मिर्गी रोग का रोकथाम कैसे, मिर्गी रोग का जो है क्या जो है ऐसे प्रिकॉशंस है जो लेना चाहिए, अगर मिर्गी रोग का कोई मरीज आपको दिखता अगर है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। तो मिर्गी रोग का कोई अगर मरीज आपको दिखता है जिसमें स्पेशली जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर में जो हाथ ऐसे टाइट हो गया, कई बार आपने देखा होगा बहुत ड्रामेटिक होता है, वो हाथ पे टाइट हो गया, गर्दन ऐसे मुड़ गई और वो छटपटाते रहता है, आवाज निकलते रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसे मरीज को कभी भी जूता नहीं सुंघाना होता है। ऐसे मरीज को जैसे कॉमनली हम लोग जो है चप्पल जूता मारने लगते हैं, कई बार मुंह में थपथपाने लगते हैं, मुंह में जूता सुंघा देते हैं, ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर मैं एक और चीज कहूंगा कि मिर्गी रोग जो है बेसिकली जो हम लोग डायग्नोज करते हैं, डायग्नोसिस वो कैसे होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आपने अगर उसको जो है जूता सुंघा दिया, ये कर दिया, तो उससे क्या है, आपको तो लग गया कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता। इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि समझना कि उसको जो है आपको कोई जूता नहीं सुंघाना है, कुछ नहीं करना है, आपको इसको एक प्लेन सतह पे लिटा देना है। प्लेन सतह पे लिटा देने के बाद जो है आप जो है उसको साइड कर दें, यानी कि करवट दे दें, ताकि उसके मुंह में जमने वाली थूक और उसके जो भी पानी है वो जो है उसके छाती में ना जाए, ताकि एस्पिरेशन से उसको आप बचा सकें। तो उसको आप सबसे पहले एक सतह पे डाल दें और करवट कर दें। उसके बाद जल्द से जल्द जो है उसको न्यूरो चिकित्सक के पास लेके जाएं, न्यूरो फिजिशियन के पास लेके जाएं, जहां पे उसका एक जो है सीटी या फिर एमआरआई या ईज, ये सारी जांचें होंगी। और न्यूरो फिजिशियन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वालिफाइड न्यूरो फिजिशियन के पास लेके उसको जाएं, जहां पे कि ये जो है ये सारी चीजें डायग्नोसिस करेक्टली होंगी, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार की मिर्गी है, इसको क्या देना होगा, कितने दिन दवाई चलेगा। आप अपने न्यूरो चिकित्सक को पूछें कि ये क्या बीमारी है, इसमें क्या, आप सवाल पूछने में जरा सा भी न झिझकें, आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। लेकिन एक बेसिक स्टेप है कि उसको करवट कर दें और जल्द से जल्द जो है न्यूरो चिकित्सक के पास पहुंचाएं, जहां की उनका जो है सीटी और एमआरआई और या फिर ईजी वगैरह चीजें होंगी। उसके बाद डायग्नोज किया जाएगा कि क्या कारण है, और उसके जो अनुसार जो है आगे जो है आपको सब चीज बताया जाएगा। अब एक और बात जो मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, अंतिम में, वो ये है कि मिर्गी रोग के जो से ग्रसित जो लोग हैं उनको क्या ऐसा ख्याल रखना चाहिए, उनके घर वालों को क्या उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे लोग जो कि मिर्गी रोग से ग्रसित हैं, वो सबसे पहले कहीं पर जहां पर आग हो रहा हो या फिर कोई जलाशय हो, यानी कि पानी का स्रोत जैसे कि तालाब, नदी वगैरह, इन सब में ना जाएं। उसके अलावा जो वाहन है, वाहन चलाने से बचें।
उसके अलावा जो है रात में नींद अच्छी होनी चाहिए। कई बार रात में नींद कम होने से ये सीजर जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। दवा को बिल्कुल नियमित बिल्कुल खाएं। दवा ऐसा है कि जो है खाना अगर आप नहीं भी खाएं लेकिन दवा होना चाहिए। दवा को एकदम टाइम पे और नियमित खाना पड़ता है। इसमें अगर आप कोताही बरतेंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए दवा को ठीक से खाएं। एक जो है संयमित जो है जीवन व्यतीत करें। आग के पास न जाएं, पानी के पास न जाएं। जो है रात में जो है नींद प्रॉपर लें, तनाव नहीं लें, टेंशन नहीं लें। और सबसे जरूरी ये है कि जो है जब भी ऐसा अगर आपको होता है, इस तरह का होता है, तो तुरंत अपने न्यूरो चिकित्सक से मिलें। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे समाज में, अल्कोहल बिल्कुल नहीं लें। ऐसे मरीजों को अल्कोहल लेने पे सीजर प्रेसिपिटेट हो जाता है। एक और बात जो छूट गई थी, मैं जाते जाते कहना चाहूंगा कि सीजर को पहचानने के लिए तो आपको न्यूरो चिकित्सक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि हर वो चीज जहां पे बेहोशी होती है वो मिर्गी नहीं होता है। कई बार जो है दूसरी चीजें होती हैं, जैसे कई बार जो है लोग तनाव की वजह से ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कोई स्ट्रोक आ जाता है। कई बार ऐसा होता है, इसको हम लोग सिंकप भी बोलते हैं, जहां पर कि हार्ट से ब्रेन में जो है ब्लड नहीं पहुंच पाता है, उसके वजह से ये होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ऐसा कुछ भी होता है तो आप तुरंत से तुरंत न्यूरो चिकित्सक के पास जाएं और उनसे पूछें कि ये क्या चीज है, क्या ये मिर्गी है। सिर्फ सिंपल बेहोशी भी मिर्गी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है, इसको नजरअंदाज नहीं करें, जल्द से जल्द अपने न्यूरो चिकित्सक के पास पहुंचे और एक सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए अपने सब लोगों को ये जानकारी दें, ताकि हमारा समाज जो है एक संतुलित तरीके से चलता रहे।